हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर जेई और नीट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े ट्रिकी आते हैं लेकिन आसान होते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो अगर मैं आपसे पूछूँ मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, तो ये चीज़ हम लोग 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। जनरली 5 होते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, द सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैस। कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को मेज़र करने की जो टेंडेंसी होती है वो 2 टेंडेंसी होती है। कौन कौन सी? तो इसमें पहली टेंडेंसी आती है म्यूचुअल अट्रैक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे MA से, और दूसरी टेंडेंसी आती है एस्केपिंग टेंडेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ET से। तो अगर मैं बात कर रही हूँ सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट के केस में क्या होता है कि जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट के केस में क्या होगा कि जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ गैस की, तो गैस के केस में एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। रीज़न ये है क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स में तो म्यूचुअल अट्रैक्शन उतना होता ही नहीं है, लेकिन एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब सॉलिड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, दैट इज इन सॉलिड स्टेट, जो फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर है? लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, दैट इज इन सॉल्यूशन चैप्टर। ऑल्दो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो गैसियस स्टेट की कंडीशन क्या है, मतलब गैसियस स्टेट के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या होती है। जो गैसियस स्टेट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे, बट कंडीशन क्या होती है, हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा या लो प्रेशर होगा, या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, हमें पता कैसे चलेगा। तो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब प्रेशर लो होगा तभी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। और जितना टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स उतने दूर दूर जाएंगे। तो गैस की मॉलिक्यूल्स की जो टेंडेंसी है, जो गैसियस स्टेट की जो कंडीशन है वो ये है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसको शॉर्ट में आप लोग याद कर सकते हो LPHT, दैट इज LPHT। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस की कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका मास। किस तरीके से कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स है तो उसके पास मास तो होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्टी कंटेनर है, इसका मास है मान लो W1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें गैस फिल कर दी, तो इस पर्टिकुलर कंटेनर का जो मास है वो हो गया W2 ग्राम। तो मैं अगर आपसे पूछूं मास ऑफ गैस क्या होगा, तो W2 माइनस W1 ग्राम। कोशिश ये करना कि जो गैस का मास है उसको ग्राम में लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, और जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो किस में निकालते हैं, ग्राम में तो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास या मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है किस में होती है, ग्राम में होती है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मास ऑफ गैस की वैल्यू होगी वो किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए ना, ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? तो मास वाला टॉपिक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से उस पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका आता है वॉल्यूम। अब अगर मैं दूसरी गैस की प्रॉपर्टी की बात करूं दैट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या कहता है,
जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वही क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस। कैसे? मान लो मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है, मेरे पास एक छोटा कंटेनर है, तो जितने गैस मॉलिक्यूल्स इसमें है उतने ही गैस मॉलिक्यूल इसमें भी आ सकते हैं। आ सकते कि नहीं आ सकते? जितने गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है उतने गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी हो सकते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो इन गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल के आप रूम में छोड़ दो, तो वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ पे फैल जाएंगे, एक पर्टिकुलर रूम में। क्लियर हुआ? बेसिकली जो वॉल्यूम है वो क्या कहता है कि गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में जो रखा हुआ है। गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसको किसी भी कंटेनर में डालो तो वो उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर हुआ? तो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट की, तो इसको आप लोग लीटर में, मिलीलीटर में, डेसीमीटर क्यूब में मेज़र कर सकते हो, बट ऐसा यूनिट क्या है, लीटर में मेज़र करना। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 1 लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1000 ml विच इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी की, दैट इज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर ऑफ गैस होता है दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है दैट इज इन केल्विन। तो अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जो टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें 273 ऐड कर दो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कई बार क्या होता है कि आपको टेम्परेचर गिवन होता है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट से उसे डिग्री सेल्सियस में निकालो और डिग्री सेल्सियस से उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F माइनस 32/9 इक्वल्स टू C/5। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने गैस की 3 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस की, सो दैट इज प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस बेसिकली कैसे मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैसेस की, तो आओ देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या है, बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स वॉल पे जाके टकराएंगे। ठीक है? तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल पे जाके हिट करेंगे तो क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। और ये जो फोर्स है वो कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, वॉल के पर यूनिट एरिया पे। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, F/A। यस और नो? बेसिकली जो प्रेशर ऑफ गैस होता है ना वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से इन अ पर्टिकुलर कंटेनर। ठीक है? और अगर मैं बात कर रही हूँ प्रेशर ऑफ गैस की SI यूनिट की, तो प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं और डिनोट किससे करते हैं, PA से। बट इस चैप्टर में प्रेशर की जो कॉमन यूनिट यूज होगी, जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है, दैट इज ATM, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं बात कर रही हूँ ATM वाले यूनिट की, तो जो आपका 1 ATM होता है दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। और यही 1 ATM 760 टॉर के इक्वल होता है और यही 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है और यही 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है और यही 1 ATM 1.013 बार के इक्वल होता है। क्लियर है? सो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी की, दैट इज डेंसिटी। देखो अगर मैं बात कर रही हूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, एक तो होती है वेपर डेंसिटी जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी होगी, और दूसरी होती है
एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होता है। जब मैं बात करती हूँ एब्सोल्यूट डेंसिटी की, तो उसका फॉर्मूला है D इक्वल्स टू PM/RT। P इज द प्रेशर, M इज द मॉलिक्यूलर मास, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हमें एब्सोल्यूट डेंसिटी को लेके चलना है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज गैस लॉ। तो गैस लॉ में आपका जो पहला लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गैस लॉज की। तो गैस के बेसिकली 4-5 लॉज है जो हमें पढ़ने हैं, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैस लॉ है ना, वो 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिसमें कोई एक कांस्टेंट रहेगा और बाकी 2 में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मास ऑफ गैस होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। जो गिवन मास ऑफ गैस होगा दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, और अगर मास फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ये चीज़ ध्यान में रखकर चलना किसी भी गैस लॉज के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन मास ऑफ गैस, मतलब जो गैस का मास है वो क्या है? फिक्स्ड है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैंने आपसे कहा था ना कि गैस लॉ में जो लॉज है वो 3 चीज़ों के आगे पीछे घूमेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जिसमें से कोई एक चीज़ कांस्टेंट होगी और बाकी 2 में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन। समझ में आ गया? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलेशन किसके बीच में आया? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कहाँ पर? जहाँ पर मास फिक्स्ड होता है, उसके केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, K/V, यस और नो, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, PV इक्वल्स टू K, यस और नो। तो फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ P1V1 इक्वल्स टू P2V2। क्लियर हुआ? अब आप लोग ने एक चीज़ नोटिस करो, अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज़ आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होगा? दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के तो ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे बहुत सारे ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछूं PV वर्सेस V का ग्राफ कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि PV किसके इक्वल है? कांस्टेंट के। वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। यस और नो? क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना अंडरस्टूड है? चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ एक क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ log P वर्सेस log V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपसे पूछ रहा है कि log P वर्सेस log V का ग्राफ क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो P इक्वल्स टू K/V और PV इक्वल्स टू K। अब मैं क्या करूँगी? मैं दोनों तरफ log ले लूँगी, तो क्या हो जाएगा? log PV इक्वल्स टू log K। log A इंटू B क्या होता है? log A प्लस log B। तो ये क्या हो जाएगा? log P प्लस log V इक्वल्स टू log K। तो यहाँ से log P की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस log V प्लस log K।
इसको हमने ले लिया y, ये हो गया हमारा x प्लस c। जो हमारा स्लोप है वो कैसा आ रहा है, -1। m की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, -1, मतलब नेगेटिव आ रही है। तो अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये तो लॉग भी आपका क्या हो गया, x हो गया, लॉग भी आपका क्या हो गया, y हो गया। m की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है, और लॉग के आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ग्राफ कैसा होगा, दैट शुड बी लाइक दिस, ऐसे ही तो होगा। तो फिर ये एरिया क्या है, ये आपको बता रहा है log k के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो स्लोप नेगेटिव कैसा है, क्योंकि स्लोप तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ना, ये कितना होगा, 135 डिग्री। क्लियर हुआ। तो log p वर्सेस log v का जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो p वर्सेस v होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम लोग आइसोथर्म कर्व भी कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा कर्व कहते हैं, आइसोथर्म कर्व। आइसो इंडिकेट कर रहा है सेम को और थर्म इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर को, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बॉल्स लॉ की जगह आइसोथर्म लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट और जेईई दोनों में आ चुका है। आपको ग्राफ गिवन है P वर्सेस V में, ठीक है। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है और ये आपका T3 है। सो आपको ये ऑप्शन गिवन है और इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, मैं ऑप्शन दोबारा लिख देती हूँ। ए है आपका T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, B है आपका T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, C है आपका T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 और D है नन ऑफ द अबव, जिसको हम लोग शॉर्ट में नोटा कहते हैं। ये है ऑप्शन, इनको मत देखो, ठीक है, इनको देखने की जरूरत नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अब करेंगे क्या, क्या करेंगे सोचो। सुनो, यहाँ पर हमें पता है कि ये कौन सा ग्राफ है, बॉल्स लॉ का है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है आपका। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो P इक्वल्स टू K बाई V विच मीन्स PV इक्वल्स टू K। इतना तो सबको पता है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV किसके इक्वल होता है, nRT के, यस और नो होता है। n आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मास पे डिपेंड करता है और किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो मास गिवन है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, मैं बता चुकी हूँ। तो अगर मास फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो जो PV है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, इसी पर तो डिपेंड कर रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो प्रोडक्ट है अगर वो बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो यहाँ का प्रेशर मान लो अगर P0 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, P0, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, P0 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, P0, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर P0 पे वॉल्यूम कितना होगा, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा वो सबसे कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा। या आप इस तरीके से देख लो, मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है। हमने प्रेशर क्या मान लिया, यहाँ पे P0 प्रेशर है, यहाँ पे भी P0 प्रेशर है और यहाँ पे भी P0 प्रेशर है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम उससे ज़्यादा, और यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा। ये आपका क्या हो जाएगा, V1, ये V2, ये V3। तो प्रेशर तो हमने फिक्स्ड कर रखा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा,
T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी बड़ी होगी? T3 की, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। सो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं इन नीट और जेई। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक गैस लॉ के बारे में डिस्कस किया है एंड दैट इज़ बॉयल्स लॉ। और भी बहुत सारे गैस लॉ हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।